नमस्कार, अर्थनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनिया सिंह। इस कार्यक्रम में हम उन आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं जिनसे होता है आपका सरोकार। आज जमाना है स्मार्टनेस का और आज की पीढ़ी को स्मार्ट बनाया है स्मार्टफोन ने। इसी स्मार्टफोन का ही नतीजा है कि हमारा लेन देन का तरीका भी स्मार्ट हो चला है। आज हमें कैश या कार्ड लेकर शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर स्मार्टफोन है तो आपको ट्रांजैक्शन में कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि आज मौजूद है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई, जिससे आप जहां चाहें वहां कोई खरीदारी या लेन देन कर सकते हैं। भुगतान का ये जरिया अब लोकप्रिय भी हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल मार्च में करीब 80 करोड़ ट्रांजैक्शंस यूपीआई के जरिए किए गए। अगर पिछले साल के आंकड़ों पर हम नजर डालें तो अक्टूबर 2018 में करीब 75,000 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन यूपीआई के जरिए हुआ। नवंबर में 82,000 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ और दिसंबर में यूपीआई के जरिए 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ। आखिर ये यूपीआई क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है और ये कितना सुरक्षित है, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे आज की अर्थनीति में। यूपीआई पर बात करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। सुरजीत गुप्ता जो द टाइम्स ऑफ इंडिया में सीनियर एडिटर हैं और साथ में हैं गौरव लूम्बा जो एनपीसीआई में एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट हैं और एनपीसीआई ही है जिसने ये यूपीआई का प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है। गौरव, आपसे शुरू करेंगे। मोबाइल फ़ोन से पैसा जब चाहे, जहां चाहे, जिसे चाहे अब आप भेज सकते हैं जी। सुविधा बहुत अच्छी है। तो ये यूपीआई है क्या, इसे विस्तार से समझाएं, कैसे काम करता है? आई थिंक थैंक यू सोनिया जी यहाँ बुलाने के लिए। आई थिंक अगर हम यूपीआई की बात करें, मैं उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। अपनी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। एनपीसीआई जो है प्राइमरीली उसका काम जो है वो ये है कि जितनी भी रिटेल पेमेंट्स हैं उसको जो है इनोवेट करना, उसका जो है स्विचिंग सिस्टम, उसका जो सेटलमेंट है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एम्बिट में आती हैं। आप अगर हमारा प्लेटफॉर्म देखेंगे, हमारा ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें रुपे है, भीम है, यूपीआई है, नेशनल ई टोल कलेक्शन है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि डिजिटल पेमेंट जो हैं उसको और ही सुविधाजनक बनाते हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स हैं उनके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए भी एनएसीएच प्लेटफॉर्म है, आधार पेमेंट बेस्ड सिस्टम है। जहाँ तक यूपीआई की बात है, पोस्ट डिमोनेटाइजेशन अगर हम बात करें तो अगस्त के महीने में जो है यूपीआई जो है दैट वाज लॉन्च अगस्त 2016 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने जो है, प्राइम मिनिस्टर ने भीम एप्लीकेशन जो है उसका लॉन्च किया था दिसंबर 2016 में। अगर हम आज बात करें कि यूपीआई इकोसिस्टम जो है तो उसमें आप अगर देखेंगे तो बैंक्स जो हैं वो हमारे बहुत क्रिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं। और उस जर्नी को जो हमने शुरू किया था 2016 से, उससे आज तक में हम लोग ऑलमोस्ट 144 बैंक जो हैं उनको हम यूपीआई प्लेटफॉर्म पर ला चुके हैं। जब मैं ये कहता हूँ कि 140 से ऊपर बैंक्स आ चुके हैं, इसका मतलब है उनके साथ जुड़े हुए जितने भी कस्टमर्स हैं वो आज यूपीआई के थ्रू जो है बड़ी ही सुविधा से जो है आप पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन जो कि रेमिटेंस है आप वो बड़े आराम से कर सकते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्लेटफॉर्म से। दूसरा, अगर आप कोई भी मर्चेंट पेमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप बहुत आराम से जो है उसमें एक स्कैन क्यूआर कोड ऑप्शन रहती है, जिससे आप अपनी एप्लीकेशन से आप क्यूआर कोड को स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर आम आदमी की बात करें तो आई थिंक गुड नंबर ऑफ़ बैंक्स आज हमारे पास हैं जो यूपीआई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। लगभग 50 से ऊपर पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर एप्लीकेशंस हैं जो कि बैंक की एप्लीकेशंस भी हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस जैसे कि पेटीएम है, फ़ोनपे है, ये भी यूपीआई का जो है इंटीग्रेशन इसमें हो चुका है और ये यूपीआई के थ्रू जो है पेमेंट कंज्यूमर करना चाहे तो कर सकता है। तो उस तरह से आई थिंक यूपीआई जो है बहुत ही सुविधाजनक तरीके से जो अगर कंज्यूमर किसी भी तरह का पेमेंट करना चाहे तो कर सकता है। जी सुरजीत, अगर लोकप्रियता की बात की जाए तो जिसका ज़्यादा ऐड आता है दिमाग में सबसे पहले वो ही नाम आते हैं। तो पेटीएम हो गया या फ़ोन पे हो गया, ये सब ऐसे नाम हैं जिनसे आप एकदम से आप रिलेट कर लेते हैं कि हाँ आप पैसा ट्रांसफ़र करेंगे डिजिटली। लेकिन यूपीआई कहीं पॉपुलैरिटी में थोड़ा सा इतना नहीं आगे आया है। दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे काम करते हैं दोनों? नहीं, दोनों देखिए, ये ऑलमोस्ट दीज आर ऑल एप्लीकेशंस जिससे आप अपने फाइनेंशियल नीड्स को आप पूरा कर सकते हैं एट द ईज
आपके घर में बैठे कर सकते हैं, आप ऑफिस में बैठे कर सकते हैं। तो भीम और ये सब ऐप्स अभी काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। बट येस, यू आर राइट कि पेटीएम और इनका नाम ज़्यादा आता है, लेकिन अगर आप आंकड़े देखें तो आप अभी देखेंगे कि कितना पॉपुलर यूपीआई हो गया है, क्योंकि इसमें आप बैंक्स, जैसे गौरव ने कहा कि 144 बैंक्स हैं, तो आप किसी भी अगर फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, या कोई मान लीजिए एक यहाँ पर दिल्ली में बैठा हो, वो अपने घर बिहार में कहीं भेजना चाहता हो पैसा, तो वो आराम से अगर उसको समझा दिया जाए, उसको पता है, क्योंकि आजकल लोग देखिए जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत जागरूक हैं, वो स्मार्टफोन सबके पास है और उससे वो लोग ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। सो आई थिंक it's just a matter of knowing which app you want to and which app जो जिसके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हैं, तो लोग इसीलिए यूज़ करेंगे उसको। जी गौरव, सिर्फ ऐप का डिफरेंस है या ट्रांसफ़र लिमिट का भी डिफरेंस है, या फिर स्टोर्स पर भुगतान का भी डिफरेंस है, ये हमें बताएं। मैं थोड़ा सा उससे पहले आई थिंक जो सर ने कहा उस पर थोड़ा और नंबर्स के थ्रू आपको मैं थोड़ा रोशनी डालना चाहूँगा कि यूपीआई के ट्रांजैक्शंस कैसे बढ़े हैं ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम। अगर आप देखेंगे तो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में अराउंड 0.9 बिलियन जो है ट्रांजैक्शंस थी। वो नंबर जो है आज की डेट में फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में यूपीआई का हैज़ रीच टू 5.35 बिलियन। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 450% ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ यूपीआई नंबर्स। मार्च के महीने में हम लोग ऑलमोस्ट 80 करोड़ ट्रांजैक्शंस इन अ मंथ हम लोगों ने नंबर्स को क्लोज किया है। तो आई थिंक उस सेंस में देखा जाए तो ये नंबर्स जो हैं दे हैव ग्रोन इंक्रीमेंटली। तो इससे दो चीज़ें ज़रूर डेफिनेटली पता चलती हैं कि एक तो कंज्यूमर्स जो हैं उनके माइंड में यूपीआई एज अ पेमेंट एक्सेप्टेंस मोड वो जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है, लोग इसकी तरफ आकर्षित हुए हैं। ये सिर्फ अब पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं है, ये P2M ट्रांजैक्शंस के लिए भी लोग जो हैं इसको यूज़ कर रहे हैं। जो आपने पूछा अभी, तो अगर आप देखेंगे कि इसमें यूपीआई के अंदर जो है ट्रांजैक्शन लिमिट जो है वो बाकी प्लेटफॉर्म जैसे कि NEFT है, RTGS है या IMPS है उनसे थोड़ा डिफरेंट है। इसमें 1 लाख तक का ट्रांजैक्शन लिमिट है यूपीआई में। भीम के अंदर जो है ट्रांजैक्शन लिमिट जो है 40,000 का रखा है भीम ऐप के अंदर जो है। और अगर आप बात करें कि मर्चेंट पेमेंट्स की, तो आई थिंक पूरे इकोसिस्टम के अंदर हम छोटे मर्चेंट जो हैं, छोटे मर्चेंट से लेके जो बड़े मर्चेंट हैं या बिग बाज़ार टाइप जो रिटेल्स हैं, उनमें भी जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से QR कोड लगा के जो है आराम से जो कंज्यूमर्स हैं दे कैन मेक मर्चेंट पेमेंट्स। जी, तो कई ऐसे चीज़ें हैं जैसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट, क्या ये अभी यूपीआई में है या फिर होने वाली है? क्योंकि बाकी जो पेटीएम टाइप हैं या फ़ोन पे हैं, इन सब में नहीं है अभी। जी, तो जहाँ तक ट्रांजैक्शंस की कॉस्ट की बात है, एज ऑन रेट पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस जो हैं उसमें कोई चार्जेस कंज्यूमर को नहीं पे करने होते हैं। और ये जो है थोड़ा सा मैं आपको इसमें ये भी ऐड करना चाहूँगा कि जो भीम एप्लीकेशन है वो हमने देखा है कंज्यूमर्स काफ़ी यूज़ कर रहे हैं उसको। एवरेज टिकट साइज़ उसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा है विज़ यूपीआई ट्रांजैक्शंस। एवरेज टिकट साइज़ की बात कर रहा हूँ क्योंकि कंज्यूमर्स जो हैं थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी फील करते हैं भीम के थ्रू ट्रांजैक्शन करने में। डेफिनेटली थर्ड पार्टी ऐप्स जो हैं या बाकी एप्लीकेशन बैंक्स की जो हैं उनके थ्रू भी काफ़ी वॉल्यूम हो रहा है। फ्यूचर में होगा कि नहीं होगा इसके बारे में अभी आंकलन देना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज़ ये चीज़ जो है अभी कहना ईजी नहीं है। बट डेफिनेटली आई थिंक लोगों को ये पता है कि इससे कंज्यूमर कन्वीनियंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो पैसा है इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र है और ये 24/7 अवेलेबल है, 7 डेज़ 24/7 अवेलेबल है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इसको बहुत ही उम्दा बनाती हैं, इसको बहुत ही कन्वीनियंट फैक्टर बनाती हैं, जिसको देखते हुए आई थिंक कंज्यूमर्स जो हैं ये बड़ा एक पुल फैक्टर है। तो पहले जब बैंकों की छुट्टियां होती थी तो लगता था कि अरे 2-4 दिन या 5 दिन ऐसे छुट्टी होने वाली है तो पहले से ही अपना तैयारी कर लो। अब वो ज़माने लद गए, ये कह सकते हैं। जरूर। लेकिन एक आकर्षक चीज़ है मोबाइल वॉलेट्स में, वो है कैशबैक, जिससे जैसे कि आप यंग जनरेशन की बात कर रहे थे, उनको पता नहीं किस चीज़ का शौक है कि ये कैशबैक मिलेगा, चाहे उसका ज़्यादा फर्क ना पड़े। तो ये लेकिन यूपीआई में अभी नहीं है। नो, ये गौरव ज़रा बता सकते हैं, लेकिन जो ये आकर्षण करने के लिए जो प्राइवेट ऐप्स हैं
वो ये अच्छा खासा एक अट्रैक्शन है जो कस्टमर्स को लेकर है। मे बी इन फ्यूचर नहीं, मैं इस पर थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूँगा। लॉयल्टी पॉइंट जी, ये सब। हाँ, जी हाँ। जी एक्चुअली क्या है कि आई थिंक दो चीज़ें हैं इसके अंदर। एक है टेक्नोलॉजी आना और एक है कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज होना, कंज्यूमर को उसको अडेप्ट करना। उसमें डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि एक तो यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस जो है कंज्यूमर का वो तो बहुत बढ़िया होना चाहिए। उसके अलावा कैशबैक जो है वो एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। आप अगर यूथ की बात करेंगे तो उनके लिए डेफिनेटली कैशबैक जो एक बहुत अच्छा फैक्टर है। और शायद आपको पता नहीं है कि भीम के अंदर भी कैशबैक है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसने फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में दो तरह की स्कीम्स इंट्रोड्यूस की थी। जो इनफैक्ट पहले जो स्कीम इंट्रोड्यूस की थी उसके अंदर कैशबैक जो है कंज्यूमर्स के लिए भी रखा गया था और मर्चेंट्स के लिए भी कैशबैक रखा गया था। और उसके बाद जो है अब आज की डेट में जो है टिल मार्च 31 भीम के ऊपर भी कैशबैक दिया जा रहा था। तो ऐसा नहीं है कैशबैक नहीं है, कैशबैक दिया गया है और बहुत अच्छा अमाउंट का कैशबैक जो है लोगों को दिया गया है। अगर आप देख रहे हैं कि यूपीआई में जो इतना अट्रैक्शन है, डेफिनेटली मैं कहूँगा उसमें यूज़र इंटरफेस, यूज़र एक्सपीरियंस और ये सब चीज़ें जो हैं इनका बहुत रोल है। तो जैसे मोबाइल वॉलेट्स हैं उनको रिचार्ज करना पड़ता है या मतलब उसमें टॉपअप करना पड़ता है, वो यूपीआई में नहीं है, वो बैंक अकाउंट से सीधा है। कैसे काम करता है यूपीआई? तो हाँ, ये बहुत ही एक अच्छा सवाल है आपका। आप अगर देखेंगे तो यूपीआई में खासियत ये है कि यूपीआई में जैसे ही आप उसको डाउनलोड करते हैं, आप अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो वो आपका बैंक अकाउंट से जो है, क्योंकि आपको अपना मोबाइल नंबर जो है, अगर आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड है तो वो आपका अकाउंट जो है ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है। जब वो आपका अकाउंट फेच कर लेता है तो वो ऐप जो है आपका अकाउंट से, सेविंग अकाउंट से लिंक हो जाती है। अब उसका बेनिफिट क्या है कि आपको बार बार वॉलेट में जैसे रीलोड करना पड़ता है, वो रीलोड यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन में आपको नहीं करना पड़ता है। तो आप हर बार जब भी पेमेंट कर रहे हैं आप बड़े आराम से अपने अकाउंट के थ्रू जो है पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इनफैक्ट इसके अंदर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है जिसको हम कलेक्ट रिक्वेस्ट बोलते हैं। तो वो कलेक्ट रिक्वेस्ट में क्या है कि अगर मुझे किसी से पैसा लेना है तो आई कैन सेंड अ कलेक्ट रिक्वेस्ट टू हिम एंड ही कैन एक्सेप्ट दैट। वो अपना यूपीआई पिन डाल सकते हैं और पिन डाल के जो है पैसा जो है मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है। इनफैक्ट इसमें एक और अच्छा इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि ये मल्टी बैंक अकाउंट ऐप है। इसका मतलब ये है कि आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं अगर वो सब एक मोबाइल नंबर से जुड़े हुए हैं तो आप जब एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो ये सारे के सारे आपके जो अकाउंट्स लिंक्ड हैं उनको फेच कर लेता है। और उसमें से आप कोई भी अकाउंट अगर चाहें आप उसको अपना प्राइमरी अकाउंट बना सकते हैं और उसमें आप पैसे का लेन देन कर सकते हैं। तो सही मामले में डिजिटल इंडिया बनता जा रहा है। छोटा सा ब्रेक चलिए यहाँ पर ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे कि क्या क्रेडिट कार्ड्स को रिप्लेस कर सकता है यूपीआई। एक देखते रहिए राज्यसभा टीवी। ₹72,000 to the 20% of the poorest households. What is the workable plan? It doesn't look very clear. Very clear to us. It may not be clear to you. I can tell you how. Here was seen a prime minister with a jaw-breaking dynamism coming forward and attacking Pakistan directly. And then came your statement. You, after that statement, were seen as a sympathizer of Pakistan. How do you don't have a problem with that? How do you say sympathize of Pakistan? Shut up. Who are you to come to that conclusion? Don't start branding me based on your ideas. Watch a no-holds-barred interview with Sam Petroda only on Rajya Sabha television. डिजिटल इंडिया के युग में कैशलेस अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए यूपीआई
को बढ़ावा दिया जा रहा है, चलन जोर पकड़ रहा है, इस पर हम कर रहे हैं चर्चा। सुरजीत, ये बताएं कितना सेफ है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से? ठीक है, अभी यूपीआई 2.0 का तो आरबीआई के गवर्नर ने खुद इनॉग्रेशन किया था, तो एक उससे सपोर्ट मिलती है कि भाई देखिए ये सारे जो एप्स हैं वो बहुत सेफ हैं, बट ये एक माइंडसेट की प्रॉब्लम है। जो मेरे जनरेशन या मेरे आगे के जनरेशन के लोग हैं वो शायद उतना यूज़ नहीं करें, बट ये जो यंगर जनरेशन है वो काफ़ी इजीली यूज़ कर सकते हैं और यूज़ कर भी रहे हैं। इसमें देखिए 2 स्टेज ऑथेंटिकेशन है, गौरव बता सकते हैं उसके बारे में कि ये नॉट ओनली पासवर्ड यूज़र नेम से नहीं होता है, उसके अलावा भी एक स्टेज ऑफ ऑथेंटिकेशन होता है जिसके बाद आप उसमें जा सकते हैं उस ऐप में। सो ये सेफ एंड सिक्योर है, लेकिन अगर देखिए देयर आर सम इंसिडेंट्स जो होते हैं वो तो होते ही रहेंगे, लेकिन ये काफ़ी सेफ एंड सिक्योर है। आप नेट बैंकिंग करते हैं, आप उसी तरह इसमें भी आप अपना बैंकिंग जो आपका नीड्स है उसको आप कर सकते हैं। एंड गौरव ज़्यादा बता पाएंगे अबाउट द अदर सेफ्टी मेजर्स दैट हैव बीन पुट इन प्लेस। तो ओटीपी का इंतजार करते रहते हैं, कई बार आता नहीं है। जी नहीं, यूजुअली ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है, ओटीपी आ जाता है टाइम पे। पता नहीं, मुझे ही नहीं पता शायद। हाँ जी। बट अगर ये कहें कि एप्लीकेशन की सिक्योरिटी की अगर बात हम करें तो इसके अंदर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है जो विच इज़ वेरी सेफ। अगर आप बाहर देखेंगे, बाहर के मुल्कों में जो है सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन रहती है, लेकिन यहाँ पर जो है जो आरबीआई है उन्होंने बहुत अच्छे नॉर्म्स और स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स बनाए हैं सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से। और इसके अंदर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, जिसमें एक तो जो डिवाइस बाइंडिंग है दैट एक्ट्स एज अ फर्स्ट फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो जब आप इस ऐप को आप डाउनलोड करते हैं तो आपका जो डिवाइस आईडी है या आपका मोबाइल नंबर जो है वो बाइंड हो जाता है। और दूसरा जो है, या आप जब अपना जब भी कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो आप अपना यूपीआई पिन जो है आपको हर एक ट्रांजैक्शन के लिए जो है डालना पड़ेगा। तीसरा एक बहुत अच्छा फीचर इसके अंदर ये है, जितने भी बैंक्स हैं उन्होंने क्या किया हुआ है कि अगर आपका किसी भी तरह का अगर ट्रांजैक्शन होता है तो उसका आपको इमीडिएट एसएमएस आएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है कि आपको इमीडिएटली पता लग जाता है कि आपके अकाउंट से कितना पैसा क्रेडिट या डेबिट हो रहा है। देखिए, माइंडसेट बदलने में थोड़ा टाइम लगेगा जी, लोगों जी, का, क्योंकि ये लगता है कि हमारा अगर मोबाइल गुम हो गया तो फिर ऐसा ना हो कि कुछ जुगाड़ करके हमारा पिन, क्योंकि आजकल एटीएम से भी पैसे निकल जाते हैं, तो इसके लिए तो इसमें क्या है कि मैंने जो आपको बताया स्टार्टिंग में डिवाइस बाइंडिंग जो होती है, तो अगर आपका मोबाइल गुम हो जाता है उस केस में आप अगर सिम ब्लॉक कर देते हैं, आप नया सिम डालते हैं तो वो री डिवाइस बाइंडिंग जो है करता है जो मोबाइल है। तो उस केस में क्या होता है कि कोई भी आपका जो आपका मोबाइल चोरी हुआ है उसको जो है वो इस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना अकाउंट ब्लॉक कराइए, या जो आपकी जो फैक्टर्स हैं, जो आपको सिक्योरिटी फैक्टर्स हैं, वो आपको थोड़ा सा ख्याल रखना ज़रूरी है इसके अंदर। बाकी जागरूक रहना भी डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा कुछ इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर मोबाइल गुम हो जाता है तो बहुत सेफ्टी फीचर्स इसके अंदर हैं, तो कोई मिसयूज़ होने का चांस नहीं है इसके। और अगर सिम निकाल लिया तो फिर आप तो अगर आपने सिम ब्लॉक करा दिया है, वैसे भी उसमें यूपीआई पिन के बिना जो है कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है। और पिन जो है ऐसी चीज़ है जिसको आपको किसी को शेयर नहीं करना है, किसी को नहीं बताना है, वो एक क्रिटिकल है। कंज्यूमर अवेयरनेस जो है मेरे को लगता है इसमें जो है बहुत उसका क्रिटिकल रोल है। तो डिजिटल लिटरेसी जो है जब हम बात करते हैं, अगर आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उन्होंने एक प्रधानमंत्री ग्राम डिजिटल साक्षरता अभियान भी चलाया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने जो है अपना कॉमन सर्विस सेंटर प्लेटफॉर्म या विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म जो है उसके थ्रू भी वो अपने उस माध्यम को यूज़ करके जो है लोगों को डिजिटली जागरूक कर रहे हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता रहता है इसके रिगार्डिंग। हम लोग कई जगह जाते हैं, कई अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं, बहुत सब चीज़ें करते हैं ताकि लोग जागरूक हों। इनफैक्ट सोशल मीडिया पे भी हम लोग बहुत सारे कैंपेन्स रन कर रहे हैं। तो वो इस तरह से जो है हम लोग जो है बहुत चीज़ें कर रहे हैं जिससे कि कंज्यूमर जो है दे गेट अवेयर कि क्या क्या चीज़ें, क्या सावधानी इसमें बरतनी है। तो हार्ड कैश वर्सेस ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस या फिर ये कहें कि कैशलेस इकोनॉमी, इसको कैसे इंडिया में क्या अब यही फ्यूचर है, ऐसे ही रहेगा? देखिए, ये जैसे जैसे हमारा ये इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ेगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो ये सब माध्यम और ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। और जो आप देख रहे हैं कि आप ब्रांचेस जो होंगे, बैंक के ब्रांचेस बहुत कम हो जाएंगे, इट विल बी ऑल डिजिटल बैंकिंग। सो मेरे ख्याल से ये फ्यूचर ऑफ बैंकिंग विल गो काफ़ी अंदाज में एक चेंज देखेंगे आप, जो आप पहले शायद सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह से बैंकिंग होगी।
तो मेरे ख्याल से उसी दिशा में जा रहे हैं लोग। कैश ज़्यादा कम यूज़ करेंगे, कार्ड्स इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि गौरव कह सकते हैं इसके बारे में कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की यूजेज भी कम हो सकती है, क्योंकि आप अगर ये सब एप्लीकेशंस यूज़ करेंगे तो मेरे ख्याल से एक ह्यूज शिफ्ट आएगा बैंकिंग। गायब हो सकता है डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, दिन लद गए कह सकते हैं। तो जैसे सुरजीत कह रहे हैं कि बैंक्स की शाखाएं कम हो जाएंगी, तो जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है, इनवॉइस होती है, माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटीज होती हैं, क्या ये सब यूपीआई दे पाएगा? अगर हम इकोसिस्टम की अब बात करें तो बैंक जो है, आजकल बैंक जो है बहुत इनोवेशन कर रहे हैं। फिनटेक ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनके अंदर भी बहुत इनोवेशन आ रहा है। तो आप देखेंगे कि यूपीआई में बहुत सारे नए यूज़ केसेस आ रहे हैं, या पेमेंट इकोसिस्टम के अंदर जो है बहुत नए यूज़ केसेस बन रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर हम यूपीआई 2.0 की बात करते हैं तो उसके अंदर आप देखेंगे कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो भी दी जा रही है। फिर एक फैसिलिटी है बिल इन द बॉक्स, वो भी एक फैसिलिटी दी जा रही है। क्यूआर कोड, साइंड क्यूआर कोड जो है वो भी एक फैसिलिटी जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा एक वन टाइम मैंडेट करके फैसिलिटी है, वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये आप देखेंगे धीरे धीरे इसके बेसिस पे काफ़ी सारे यूज़ केसेस जो हैं वो बिल्ड हो रहे हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि कम हो जाएंगे या कार्ड यूसेज कम हो जाएगी। आई थिंक हम अगर बात करें तो हर मोड ऑफ पेमेंट जो है उसका एक अपना अच्छा यूज़ केस है। जैसे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा रुपे कार्ड के बारे में। तो रुपे कार्ड जब इंट्रोड्यूस हुआ था, उसका आइडिया हमारा ये था कि वी विल हैव अ डोमेस्टिक कार्ड स्कीम, जो देश का अपना कार्ड होगा। और अगर आप आज की डेट में बात करें तो लगभग 60 करोड़ से ऊपर डेबिट कार्ड जो हैं इकोसिस्टम में, रुपे डेबिट कार्ड जो हैं वो इकोसिस्टम में है। और अगर हम इनके यूजेज की बात करें तो हर एक एटीएम के अंदर, हर एक पॉज के अंदर, हर जगह पे आज रुपे कार्ड जो है यूज़ हो रहा है। बहुत अच्छा ट्रांजैक्शन हो रहा है, ई-कॉम प्लेटफॉर्म पे भी बहुत यूज़ हो रहा है। तो और उसके अलावा अगर इनके फ़ीचर्स की बात करें तो कार्ड फ़ीचर्स भी बहुत अच्छे फ़ीचर्स हैं। इसमें आपको जो है इंश्योरेंस कवर मिलता है, आपको कैशबैक फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो जो आज की कंज्यूमर को जिस तरह की भी रिक्वायरमेंट है वो सब फीचर्स जो है रुपे कार्ड के अंदर इनेबल्ड हैं। तो ये अपने आप में एक सक्षम कार्ड है। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी जो है NCMC कार्ड जिसको हम बोलते हैं, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, हम वन नेशन वन कार्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कल को आपके पास एक ही कार्ड है जिसके थ्रू आप चाहें तो आप जब ट्रांजिट कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, या आप पार्किंग में हैं, या आप किसी भी तरह का भुगतान कर रहे हैं, आप उस कार्ड को जो है आप मल्टीपर्पज़ वे से जो है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये उसके अंदर हमने एक ऑफलाइन वॉलेट भी दिया है उस कार्ड के अंदर, जिसके थ्रू क्या है, अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहें तो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और उसमें ऑफलाइन की सुविधा भी है। उस वॉलेट के थ्रू अगर आप ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहें कॉन्टैक्टलेस, तो आप ऑफलाइन कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। उसको टैप एंड गो कार्ड कहते हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि दोनों मोड ऑफ पेमेंट जो हैं उनके अपने अपने यूज़ केसेस हैं। आने वाला टाइम थोड़ा सा कहना मुश्किल है क्या एग्जिस्ट करेगा, क्या नहीं एग्जिस्ट करेगा। डेफिनेटली आज की डेट में आई थिंक दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं और दोनों अलग अलग एक कंज्यूमर सेंट्रिक हैं। मिलेनियल कस्टमर की बात करते हैं, जो टेक सेवी कस्टमर्स हैं या जिनके पास स्मार्टफोन है, जैसे कि आज की डेट में 400 मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स हैं हमारे इकोसिस्टम के अंदर। डेफिनेटली उनके लिए ये एक अच्छा साधन है। लेकिन आप सोचिए जिनके जो 800 मिलियन यूजर्स हैं रूरल एरियाज़ में जो रहते हैं, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिनके पास फीचर फ़ोन है, मगर अगर वो भी आज की डेट में डिजिटल ट्रांजैक्शन करना चाहें तो फीचर फ़ोन के थ्रू भी *99# प्लेटफॉर्म है हमारा, उसको यूज़ कर सकते हैं। या अपना रुपे कार्ड, रुपे PMJDY कार्ड भी है, क्लासिक भी है, प्लैटिनम भी है। तो इन तीनों कार्ड में से कोई भी कार्ड यूज़ करके वो डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। जी, समय की ज़रूरत भी है। यहाँ एक मैं कहना चाहता हूँ कि ये स्मार्टफोन्स के दाम भी घट रहे हैं। सो हम देखते हैं कि इवन रूरल एरियाज में भी स्मार्टफोन्स की यूजेज बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे दाम घटेंगे तो हमारे रूरल एरियाज के जो लोग हैं वो भी स्मार्टफोन यूज करेंगे और भी कर भी रहे हैं। तो इसमें भी और बढ़ावा मिलेगा, इस मोड ऑफ पेमेंट का, इस तरह की चीज़ों का बहुत बढ़ावा मिलेगा। और डेटा की कॉस्ट भी सबसे कम है भारत में। जी, तो रिटेल पेमेंट नेटवर्क की अगर बात करें, उसमें एंट्री के लिए जो अभी तक आधिपत्य था वीज़ा का, मास्टर कार्ड का, लेकिन जैसे उन्होंने रुपे के बारे में बताया, रुपे कार्ड के बारे में, तो अब क्या ये वो कंपनीज अब कह रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए इंडिया में, क्योंकि इंडिया एक बड़ा मार्केट है, उनको भी लग रहा है कि यहाँ आना और यहाँ पर जायज़ है कि कोई
एक नया कंप्यूटर अगर आ जाता है फील्ड में तो आप यू सी डिफरेंट रूल्स ऑफ द गेम, एक नया रूल्स आता है। तो रुपए ने वही किया है, रुपए का काफ़ी यूजेज, जैसे गौरव ने बताया कि काफ़ी बढ़ा है यूजेज। जब जनधन अकाउंट्स खोले गए थे उसमें भी काफ़ी रुपए का इस्तेमाल किया गया है और लोगों में एक एक्सेप्टेंस भी आ रही है। तो मेरे ख्याल से सभी के लिए मार्केट इतनी बड़ी है कि सभी के लिए स्पेस है यहाँ पर। और ये तो डिपेंड करेगा कि कौन अट्रैक्टिव लगे कंज्यूमर को, तो वो ही और शी विल एक्सेप्ट दैट। तो गौरव, जैसे IMPS, NEFT, RTGS, इनका ज़माना लग गया अब? नहीं क्योंकि अभी भी ये होता है कि अगर वीकेंड आ जाता है तो आपकी पेमेंट नहीं जाती है। देखिए NEFT जो और RTGS जो है, जब हम लार्ज वैल्यू पेमेंट्स की बात करते हैं तो वहाँ ये मोड यूज़ होते हैं। और IMPS का एक अपना सिग्निफिकेंस है, क्योंकि IMPS की ट्रांजैक्शन वैल्यू 2 लाख तक है, जबकि UPI जो है प्राइमरली स्मॉल वैल्यू पेमेंट जो है उनके लिए जो है UPI का यूजेज ज़्यादा है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि लग गया है। मैंने जैसे पहले कहा, डेफिनेटली लार्ज वैल्यू पेमेंट सिस्टम के लिए NEFT, RTGS जो है उनका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। और 2 लाख तक के ट्रांजैक्शंस के लिए IMPS और UPI जो है, इनफैक्ट अगर आप IMPS के ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो IMPS के नंबर्स भी, मैं आपको कुछ डेटा दिखाना चाहूँगा। IMPS के नंबर्स जो हैं अगर आप देखेंगे, ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो नंबर्स थे उनसे इनमें जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है। ये 1 बिलियन का नंबर था लास्ट ईयर और अब जो है इट हैज़ इंक्रीज टू 1.7 बिलियन। तो ऐसा नहीं है, IMPS भी ग्रो कर रहा है, UPI भी ग्रो कर रहा है। दोनों जो है पेमेंट सिस्टम्स जो हैं अपने अपने स्पेस में इक्वली ग्रो कर रहे हैं। सोनिया भाई, यहाँ एक और बात करना चाहता हूँ। जैसे एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है आपने बात की थी पहले, तो ये जैसे मान लीजिए कोई अगर, जैसे हम लोग पहले मनी ऑर्डर भेजते थे, तो मनी ऑर्डर में अगर यार आप 5,000 रुपया भेजते हैं तो उसमें करीब 250 रुपया करीब लगता है। लेकिन ये जो मोड्स ऑफ पेमेंट्स हैं इसमें कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज़ वेरी लो। सो ये अट्रैक्टिव इसीलिए है। और आप इंस्टेंट है तो आप इंस्टेंटली भेज सकते हैं एंड कॉस्ट मिनिमल है। यानी नेट बैंकिंग अब ज़माना अब चला गया है और अब आपका फ़ोन ही बन गया है आपका बैंक। आप दोनों स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है और हम तो यही कहेंगे कि आप बदलते ज़माने के साथ कदम ताल कीजिए और देखते रहिए राज्यसभा TV।